गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 1 मार्च 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करेंगे। दो टॉपिक हम लोग पॉलिटी से करने वाले हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहाँ पे राज्यसभा के इलेक्शन हो रहे थे हिमाचल प्रदेश से, वहाँ पे कुछ इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। कुछ एमएलएज ने अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को वोट कर दिया है, जिसे कहते हैं क्रॉस वोटिंग, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि उन्होंने व्हिप को फॉलो नहीं किया। तो ये व्हीप क्या होता है, कैसे काम करती है, क्रॉस वोटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, उसके बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का क्रॉस वोटिंग के बारे में क्या कहना है, ओपन बैलेट क्या होता है, सीक्रेट बैलेट क्या होता है, वो थोड़ा थोड़ा हम लोग इस आर्टिकल के बारे में जानेंगे और उसकी क्लैरिटी हम लोग करेंगे, क्योंकि पॉलिटी वाले सेक्शन से ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल 15 सेकंड का, जिसमें सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। उसको लेपर्ड की पॉपुलेशन इंडिया में राइज हुई है, कौन से स्टेट में कम हुई है, ज्यादा हुई है, लेपर्ड के बारे में इन जनरल हम लोग बात कर सकते हैं। और वेस्ट पिकर्स के बारे में एक एडिटोरियल दिया गया है, क्योंकि इंडिया का, आप ये कह लीजिए कि दुनिया का, ये जो वेस्ट पिकर्स हैं, जो जो कबाड़ी होते हैं, जो कूड़ा कचरा उठाते हैं, जो लैंडफिल होती हैं, डंप साइट्स होती हैं, वहां से ये बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है और इनफॉर्मल सेक्टर है। तो इनके वेलफेयर के बारे में बात करेंगे, वेस्ट पिकर्स के। चलिए जी। तो एक थोड़ी सी अनाउंसमेंट है सैटरडे को, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है, कल सैटरडे है, तो कल हमारी एक वीकेंड पे क्लास होती है करंट अफेयर्स की, जिसमें हम लोग पूरे हफ्ते का करंट अफेयर कवर करते हैं, इन डेप्थ अच्छी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। क्योंकि देखिए, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, अभी 2 साल का करंट अफेयर आपको करना ही रहता है। तो अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, आप इसे स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। SC1000 कोड अगर आप अप्लाई करते हो, तो मेरी तरफ से ₹1000 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव कोर्स नहीं है, 2 साल की तैयारी हम आपको करवाते हैं, तो आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। आर्टिकल क्या कहता है, 6 कांग्रेस रेबल एमएलएज डिस्क्वालिफाइड इन हिमाचल। तो हिमाचल में जो राज्यसभा के लिए इलेक्शंस हो रहे थे, आपको पता है राज्यसभा के जब इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे कौन वोटिंग करता है, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो वोट करते हैं। अब हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वोटिंग करनी होती है, लेकिन कुछ लोगों ने वहां पे क्रॉस वोटिंग किया, उसके बारे में आर्टिकल है। तो ये क्रॉस वोटिंग जो किया है ना, 6 एमएलए ने किया है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी के व्हिप को डिफाई करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की फेवर में वोट कर दिया है, तो उन्हें कर दिया डिस्क्वालीफाई। अब मजे की बात यह है कि इनको डिस्क्वालीफाई इसलिए नहीं किया गया है कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, इनको डिस्क्वालीफाई इसलिए किया है क्योंकि ये बजट सेशन में प्रेजेंट नहीं थे। इसके लिए नहीं किया है, पहले इन्होंने कुछ और किया था, जब बजट सेशन हुआ था तब ये प्रेजेंट नहीं थे, उसके लिए इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो आप सोच रहे होंगे सर उसके लिए क्यों किया है, अभी क्रॉस वोटिंग के लिए क्यों नहीं किया है, तो ये पूरा मुद्दा हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इसमें। पहले ये जान लेते हैं व्हिप क्या होता है। देखिए, व्हिप ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने जो मेंबर्स होते हैं, उनके जो लेजिस्लेचर्स होते हैं, उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं, और उनको ये कहा जाता है भैया आप कब वोट करें, किसको वोट करें, इस पर्टिकुलर वे में वोट करें। अब मान लो कोई कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। अब सीधी सी बात है, मान लो कांग्रेस की पावर है, तो कांग्रेस वाले अपने उनको बोलेंगे लेजिस्लेचर्स को कि भैया आप इसकी फेवर में वोट करना, सबको आना है हाउस में, टाइम पे पहुंचना है। राइट, इस तरह की वोटिंग बोलते हैं वो लोग, इंस्ट्रक्शंस देंगे। ऐसे बीजेपी वाले भी देंगे, ऐसे दूसरे वाले भी देंगे। तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने मेंबर्स को एक इंस्ट्रक्शंस गाइड करती है कि आपने इस बिल की फेवर में वोट करना है, अगेंस्ट में वोट करना है, और या फिर वोट करना ही नहीं है, अब्सटेन रहना है, प्रेजेंट नहीं होना है। इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसे कहते हैं व्हिप। ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने मेंबर्स को देती हैं। अगर आप व्हिप को फॉलो नहीं करते हो, अगर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हो, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। क्योंकि सीधी सी बात है, आप अगर एमएलए बने हो तो उस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे ही तो बने हो ना। देखिए, इंडिपेंडेंट एमएलए का खेल नहीं है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट एमएलए को कोई विप नहीं होता है। जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट से जीते हैं ना, उनको इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ती है। यूजली जो पॉलिटिकल पार्टी के जो सीनियर मेंबर्स होते हैं, उनको एज अ विप जो है वो अपॉइंट किया जाता है। उनकी हेल्प करने के लिए एक एडिशनल विप भी होता है, बाई चांस वो अब्सेंट हो गए, बीमार हो गए, कुछ उनके घर में फंक्शन हो गया, कुछ भी हो गया,
तो एक एडिशनल व्हिप भी होता है। तो ये समझिए आप लोग। तो व्हिप एक इंस्ट्रक्शन होती है और एक व्हिप किसी सीनियर मेंबर को वहां पे चूज किया जाता है। कई तरह की व्हिप होती हैं, 1 लाइन व्हिप, 2 लाइन व्हिप और 3 लाइन व्हिप होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप इसका मोटा मोटा मतलब समझ ही गए होंगे। व्हिप का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस जो पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने मेंबर्स को इशू करती है। व्हिप का फंक्शन क्या होता है? व्हिप का फंक्शन होता है टू मेक श्योर दैट एमपीज वोट अकॉर्डिंग टू द पार्टी लाइन। जहां पार्टी चाहती है वहीं वोट करें, उसके अगेंस्ट में वोट ना करें। टू एंश्योर दैट द एमपीज आर इन्फॉर्म्ड ऑफ द पार्टीज ओपिनियन टू द मेंबर्स मूड्स। ठीक है। अभी हमारा मेरा मूड है कहीं और वोट करने का, मेरी पॉलिटिकल पार्टी का मूड है कहीं और वोट करवाने का, तो मुझे कम से कम पता तो चले कि मेरी पार्टी का ओपिनियन क्या है, मैं वहीं पे वोट करूंगा ना। ये बताने के लिए जरूरी है, क्योंकि कई बार दोनों का मूड अलग अलग हो सकता है भाई। आप उसकी फेवर में चाहते हो, अगेंस्ट में चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। टू एंश्योर डिसिप्लिन अमंग द पॉलिटिकल मेंबर्स, सीधी सी बात है, सभी को डिसिप्लिन रहना चाहिए। घर के बड़े बूढ़े जो कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के जो सीनियर लीडर्स कह रहे हैं, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उनकी टिकट पे आप एमएलए बने हो, वो आपको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, आपको पावर दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। टू एंश्योर अटेंडेंस टू द पॉलिटिकल पार्टी, यस, सीधी सी बात है। अगर आप अटेंडेंस ही नहीं लगाओगे, अगर आप आओगे ही नहीं, तो बिल डिफीट हो जाएगा, तो उसका कोई पर्पज नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है और जो अपोजिशन में है, वो एंश्योर करती हैं कि उनके मेंबर्स की डिसेंट अटेंडेंस हो हाउस के अंदर, ताकि वो डिबेट कर सकें, वोटिंग कर सकें, वो सब चीज़ों के लिए, राइट। तो आइडेंटिफाई द साइन ऑफ द डिसकंटेंट अमंग द एमपीज एंड इन्फॉर्म द सेम टू द रिस्पेक्टिव लीडर्स। अब जब व्हिप इशू की जाती है तो हो सकता है कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए ये बोले कि नहीं नहीं सर, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो इससे कम से कम जो सीनियर लीडर्स होते हैं उनको ये पता चल जाता है कि पार्टी के अंदर मूड क्या है, कौन से ऐसे मेंबर हैं जो इस व्हिप को अपोज कर रहे हैं, या फिर इसको मानने से मना कर रहे हैं, या फिर उनको थोड़ी इश्यूज हैं। तो कम से कम पता चलता है ना पार्टी को, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। टू सप्लाई द लिस्ट ऑफ द स्पीकर्स ऑन द बिल्स एंड अदर बिजनेस इन द हाउस, ठीक है। तो कौन कौन बोलेगा किसी बिल के ऊपर जब डिबेट होती है, तो व्हिप के थ्रू ये पता चल जाता है कि यस, इनके पास बोलने के लिए कुछ है। तो ये इंटरनल पॉलिटिकल पार्टी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, डेमोक्रेसी होती है, वो सब मेंटेन करने के लिए व्हिप इशू किया जाता है। अब व्हिप को लेके जो है कुछ कोर्ट के अंदर ऑलरेडी कई सारी बातें हो चुकी हैं, वो आगे हम लोग क्रॉस वोटिंग के अंदर भी बात कर लेंगे। देखिए, व्हिप कैन नॉट बी इशूड ऑन अ प्राइवेट मेंबर्स बिल, ठीक है। जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है वो एक पॉलिटिकल पार्टी का बिल नहीं होता, वो उनका एक इंडिविजुअल बिल होता है। उस केस में आप व्हिप इशू नहीं कर सकते। ये कोर्ट ने राजेंद्र सिंह राणा केस में कहा था, ठीक है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो व्हिप होती है ना, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर टू इशू अ व्हिप इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, तो यहां पे भी जुडिशियल रिव्यू लगेगा, ठीक है। द कोर्ट हेल्ड दैट इफ अ मेंबर डिफाइज द व्हिप, द पार्टी कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द मेंबर, बट सच एक्शन मस्ट बी कंफॉर्मिटी विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचुरल जस्टिस एंड कैन नॉट बी आर्बिट्रेरी और द डिस्क्रिमिनेटरी। अब मान लो भाई आपने कोई ऐसा ही व्हिप इशू कर दिया अपने मेंबर्स को जो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू के अगेंस्ट में हो तो सकता है ना। हालांकि ऐसा जनरली होता नहीं है, बट ऐसा हो सकता है जो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में हो। आप मान लो किसी एक मेंबर के खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हो, और आपने व्हिप इशू कर दिया कि सबको इसके फेवर में वोट करना है, इनको आपने डिस्क्वालीफाई करना है। कुछ मेंबर ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं मैडम, हम इनको तभी इनके अगेंस्ट में वोट करेंगे जब इनकी मैटर भी हम लोग सुन लेंगे। इनका मैटर सुने बिना प्लीज हम लोग ये वोटिंग नहीं करेंगे। तो हो सकता है कुछ मेंबर ऐसा बोले। तो ये नेचुरल जस्टिस है। नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है कि जितनी भी पार्टीज वहां पे इन्वॉल्व होती हैं उस केस में सबकी सुनवाई हो। तो अगर कोई वैसा व्हिप इशू होता है जिसमें सुनवाई नहीं हो रही है, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो रहा है, या फिर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उस केस में मेंबर बोल सकते हैं ना ऐसा, कि नहीं नहीं, हम लोग आपका व्हिप नहीं मानेंगे, हम अपने डिस्क्रिशनरी से वोट करेंगे, हम अपने कॉन्शियस के पर्सपेक्टिव से वोट करेंगे, ऐसा बोला जा सकता है। तो कोर्ट ने उस केस में यही कहा था कि जो व्हिप है ना, अगर आप व्हिप को फॉलो नहीं करते हो तो आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन लिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करता रहना चाहिए, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए व्हिप। ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, क्रॉस वोटिंग वाले केस में बात करेंगे। एक बार हल्का हल्का क्रॉस वोटिंग का देख लेते हैं क्या पूरा सीन है। हालांकि ये कंटेंट मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, आप इसको प्रॉपर फॉर्मल तरीके से पढ़ सकते हो। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको आर्टिकल से समझाने की ही कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में समझाया जा सकता है जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो बात ऐसी है कि हिमाचल में 6 एमएलएज ने किया क्रॉस वोटिंग, ठीक है।
इससे पहले कर्नाटक में भी क्रॉस वोटिंग हो चुका है, महाराष्ट्र में भी क्रॉस वोटिंग हो चुका है, उत्तर प्रदेश में क्रॉस वोटिंग हो चुका है। ये क्रॉस वोटिंग के केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है। जो राज्यसभा का इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन तो होता नहीं है, लोग तो उसके अंदर वोट करते नहीं हैं। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वही लोग वोट करते हैं। यस। आर्टिकल 80 के अंडर में राज्यसभा का इलेक्शन लड़ा जाता है, जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, रिप्रेजेंटेशन। यस, वो उसके थ्रू होता है। अब देखिए जरा, मान लो उत्तर प्रदेश के लिए जो राज्यसभा की सीट्स हैं, मान लो देर आर 12 सीट्स, 12 वैकेंसी हैं, और पॉलिटिकल पार्टी को मिला जुला के वहां पे 12 ही लोग मेंबर जो हैं वो नॉमिनेट हुए हैं, मतलब नॉमिनेट इन द सेंस कि वो लड़ रहे हैं इलेक्शन। 12 वैकेंसी हैं, 12 लोग ही लड़ रहे हैं, तो उस केस में क्लियर कट पता होता है कौन विनर होता है। ठीक है, तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है that polls of the Rajya Sabha will be required only if the member of the candidate exceed the number of the vacancies। ऐसे केस में जरूरी नहीं है वोटिंग हो, आप उनको अनअपोज्ड अनअपोज्ड इलेक्ट कर सकते हो। पता ही है सबको कि इसको जीतना ही है। अब मान लो किसी स्टेट के अंदर 4 राज्यसभा की सीट्स हैं, लेकिन मेंबर वहां पे 6 खड़े हुए हैं, तब तो वोटिंग आपको करवाना ही पड़ेगा। 1988 तक राज्यसभा के अंदर यही होता था। पहले से पता होता था कि अभी इसी स्टेट से इतने राज्यसभा के मेंबर आएंगे, ये पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, जितनी वैकेंसी हैं उतने ही कैंडिडेट हैं, तो इलेक्शन लड़के कोई फायदा नहीं है। ये सारा सिनेरियो चेंज हुआ 1988 के अंदर, जब सीटें हो गई कम, मेंबर हो गए ज्यादा। उस केस में क्रॉस वोटिंग हुआ था और कांग्रेस का जो एक मेंबर था वो हार गया था। तो फिर 2003 में हम लोगों ने क्या किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर अमेंडमेंट कर दिया, जिसके अंदर सेक्शन 59 को अमेंड किया गया, और ये कहा गया कि ये जो वोटिंग होगी ना वो ओपन बैलेट से होगी। इससे पहले सीक्रेट वोटिंग होती थी। तो एमएलए जो वोट करते थे राज्यसभा का मेंबर चुनने के लिए, वो सीक्रेट होता था, तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि कौन कहाँ वोट कर रहा है। 1998 तक तो ठीक था, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से किया करते थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा गेम चेंज हो गया। जब गेम चेंज हुआ तो ये पता चला पॉलिटिकल पार्टी, ओ यार उन्हीं के पार्टी के कुछ एमएलए जो है ना, वो दूसरी पार्टी वालों को कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कौन कर रहा है, पर्दे के पीछे से करे जा रहे हैं, क्योंकि सीक्रेट बैलेट होता था। तो फिर 2003 में डिसाइड किया कि नहीं नहीं, अभी ओपन बैलेट होगा। जो भी एमएलए वोट करता है उसको अपना वोट दिखाना पड़ेगा ओपनली, कि देखो भैया मैं इसको वोट कर रहा हूं, ताकि सबको पता चले। हालांकि इंडिपेंडेंट एमएलए के ऊपर ये रूल लागू नहीं होता है, इंडिपेंडेंट एमएलए को किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये शुरुआत हुई। फिर हम लोगों ने 10th शेड्यूल इंट्रोड्यूस कर दिया 1985 में, एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन में भी यही कहा गया, एंटी डिफेक्शन में यह कहा गया कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में वोट करता है तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आपको पॉलिटिकल पार्टी की व्हिप माननी ही पड़ेगी, मस्ट है आपके लिए। अगर आपने व्हिप को नहीं माना तो आप डिस्क्वालीफाइड हो अंदर एंटी डिफेक्शन, या फिर अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दो। तो ऑब्वियसली बात है, फिर तो आपको मान वो तो जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप डिस्क्वालीफाई ही हो जाओगे। ये दो चीजें हुई। ठीक है। फिर घूमते फिरते ये बात इलेक्शन कमीशन तक पहुंची, और फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि साहब 10th शेड्यूल का जो प्रोविजन है ना, वो राज्यसभा में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने मेंबर्स को व्हीप इशू नहीं कर सकती राज्यसभा के इलेक्शंस में। ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब ये तो हल्ला हो गया। इसका मतलब राज्यसभा में लोग क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और आप डिस्क्वालीफाई भी नहीं होगे, इसका सीधा सीधा सा मतलब ये हुआ। फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। इसके अंदर ये चैलेंज किया गया कोर्ट के अंदर कि साहब सीक्रेट वोटिंग करवाइए, ओपन वोटिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ओपन वोटिंग से क्या होता है ना, फ्री स्पीच वो डिस्टर्ब होती है, क्योंकि पॉलिटिकल मेंबर्स का भी तो फ्री स्पीच है ना, तो वो जहां मर्जी वोट देना चाहिए, उनकी मर्जी।
ऐसा उसके अंदर कहा गया, लेकिन कोर्ट ने यह कहा नहीं, ओपन वोटिंग ही होगी, क्योंकि सीक्रेट वोटिंग से अगर करप्शन होता है तो ट्रांसपेरेंसी से करप्शन रिमूव होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, वोटिंग तो ओपन ही होगी, लेकिन अगर कोई क्रॉस वोटिंग करता है तो वो डिसक्वालीफाई नहीं होगा। ये कोर्ट ने कह दिया। मतलब अभी सिस्टम क्या चल रहा है, ओपन वोटिंग है, लेकिन अगर आप ओपन वोटिंग में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को क्रॉस वोटिंग करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ। खुल के करिए ओपन वोटिंग। हाँ, बट आपके खिलाफ जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन तो हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी आपके ऊपर एक्शन ले सकती है, डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती। क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में जाके वोट कर रहे हो ना, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब यही हुआ कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी से आप खुश नहीं हो। तो ये मान लिया जाता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन देना चाहते हो। हालांकि आपने फॉर्मली तौर पे रिजाइन दिया नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी हरकतों से पता चल ही जाता है कि ये आदमी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ना चाहता है, तो इसे डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। सो अब प्रेजेंट में क्या हो रहा, खेल क्या है प्रेजेंट में? खेल ये है कि जो हिमाचल के अंदर वोटिंग हुई है ना, हिमाचल में जो वोटिंग हुई, ऑफ कोर्स ओपन वोटिंग हुई। इस ओपन वोटिंग में कुछ एमएलएज ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी के व्हिप को नहीं माना और उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दिया। क्रॉस वोटिंग मतलब किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर दिया। इस क्रॉस वोटिंग से क्या वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ? आंसर इज नो, नहीं हो सकते। लेकिन उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन तो लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। तो अभी कांग्रेस ने उन 6 एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, लेकिन वो क्रॉस वोटिंग के लिए नहीं किया। वो इसलिए किया है क्योंकि वो बजट सेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं थे, देवर अब्सेंट। अब ये 6 के 6 एमएलए चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में इनका ये क्या कहना है वो देखने वाली बात है, मामला सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है इस पूरे मामले में वो हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल पूरा खेल यही है, मैंने आपको पूरा बता दिया है। क्रॉस वोटिंग क्या होता है? जब अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में जाके आप किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हो तो उसे क्रॉस वोटिंग कहते हैं। ओपन बैलेट वाला सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया। पहले इंडिया में ओपन सीक्रेट बैलेट होता था, ठीक है, सीक्रेटरी वोटिंग होती थी, बाद में इसको ओपन वोटिंग कर दिया गया। कोर्ट ने ओपन बैलेट के बारे में क्या कहा ये मैंने आपको बता दिया। कुलदीप नायर वाला केस है जिसमें कोर्ट ने कहा कि ओपन बैलेट ही होना चाहिए। हालांकि अगर आप क्रॉस वोटिंग करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, एंटी डिफेक्शन लो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। राज्यसभा का केस में आप विप इशू नहीं कर सकते, राज्यसभा का केस में विप इशू नहीं होता है। लोकसभा के केस में आराम से आप कर सकते हैं, या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉर्मली जो होता है वहां पे आप कर सकते हैं। ये है पूरा खेल, ठीक है जी। चलिए, आई होप थोड़ा बहुत क्लैरिटी आपको आया होगा। कैबिनेट ओकेज 75,000 करोड़ फ्री इलेक्ट्रिसिटी सोलर स्कीम। स्कीम का नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें गवर्नमेंट का यह कहना है कि भाई 1 करोड़ हाउस होल्ड में इंडिया में हम लोग 300 यूनिट हर मंथ फ्री बिजली देंगे, ये उनका कहना है। ठीक है, तो ये जो स्कीम है वो 3 हिस्सों में सेंट्रल फाइनेंस देगी। 30,000 सब्सिडी देगी 1 किलोवाट तक, 60,000 सब्सिडी देगी 2 किलोवाट तक, और 78,000 सब्सिडी देगी आपको 3 किलोवाट तक। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने अपने घर की छत के ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाने हैं। ठीक है, आप सोलर पैनल लगाइए, गवर्नमेंट आपको कुछ सब्सिडी देगी। ठीक है, 30,000 सब्सिडी 1 किलोवाट तक, 60,000 2 किलो, 78,000 जो है वो 3 किलोवाट तक। आप इसको अपने घर पे लगाइए, बिजली मुफ्त में पाइए। ठीक है, हाउस होल्ड विल बी एबल टू सेव इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ कोर्स। सूर्य तो भैया फ्री है सबके लिए, और इंडोर ट्रॉपिकल कंट्री है, बहुत हीट है हमारे यहाँ पे। तो सर्दी के थोड़े 1-2 महीने में आप कह सकते हो हीट थोड़ा कम मिलेगा आपको। लेकिन मोर ऑफ लेस 10 महीने तो आपको अच्छी खासी, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो। साउथ इंडिया में तो लगभग साल भर ही आपको अच्छी खासी सनलाइट मिलती है, तो बिजली आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा हाउस होल्ड्स कैन अर्न एडिशनल इनकम थ्रू सेल ऑफ सरप्लस पावर टू द डिस्कॉम्स। जो हमारे यहाँ पे जो जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज होती हैं,
आप उनको भी बिजली बेच सकते हो। मान लो आपने बिजली ज़्यादा पैदा कर दी, आप खर्च कम कर रहे हो, कंज्यूम कम कर रहे हो अपने घर में, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है उसको आप बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो है स्कीम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अभी इस स्कीम के बारे में थोड़ा और क्लैरिटी कुछ समय बाद आएगा ऑफ कोर्स, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग फिर बात यहाँ पे कर सकते हैं। लेपर्ड की पॉपुलेशन वो बढ़ी है। मध्य प्रदेश में इंडिया में सबसे ज़्यादा लेपर्ड हैं। 2018 में जब सेंसस या सर्वे किया गया था तो 12,882 लेपर्ड्स थे इंडिया में। 8% का इसके अंदर राइज हुआ है, तो अभी हो गए हैं 13,874। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 3,907। उसके अलावा दूसरे स्टेट्स आते हैं जहाँ पे 1,000 से ज़्यादा हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु। उत्तराखंड के अंदर लेपर्ड की पॉपुलेशन के अंदर 22% का डिक्लाइन हुआ है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट की वजह से, पोचिंग की वजह से वो सब वहाँ पे हुआ। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल के अंदर 150% का राइज हुआ है, विच कैन बी गुड न्यूज ऑफ कोर्स, ठीक है। लेपर्ड को जो काउंट किया गया है, ज्यादातर जो 70% लेपर्ड है इंडिया में अराउंड, वो प्रोटेक्टेड एरियाज में रहते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब जैसे टाइगर रिजर्व हमारे पास है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वहां पे ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। बट लेपर्ड का जो हैबिटाट है ना, वो टाइगर्स की तरह ना ऐसे सिमटा हुआ नहीं है, लिमिटेड नहीं है। टाइगर्स लेपर्ड्स का हैबिटाट काफी फैला हुआ है। बहुत बार आपको गांव में, सिटीज में लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि लेपर्ड ज्यादातर जो लाइव स्टॉक्स होती है ना, उनको अटैक करता है, उनको खाता है। तो वो उनको गांव में मिल जाते हैं, शहरों में भी मिल जाते हैं, कैटल्स वगैरह, राइट। तो इसलिए वो कई बार वहां पे आ जाता है। उत्तर प्रदेश में लेपर्ड और टाइगर दोनों की पॉपुलेशन बढ़ी है, ये एक सिंपल सा फैक्ट है। लेपर्ड के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। लेपर्ड जो है वो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा ब्लैक लेपर्ड भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। इसे आप ब्लैक पैंथर भी कहते हैं कुछ लोग, जैगवार भी कहते हैं कुछ लोग इसको, ठीक है। लेकिन ये है लेपर्ड ही। थोड़ा सा जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से जो है इसके अंदर कुछ जो मेलानिन होता है, जो कलर प्रोवाइड करवाता है, वो थोड़ा गायब हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा ब्लैक कलर का आपको नजर आता है। कई बार पूरा ब्लैक होता है, कई बार आधा ब्लैक होता है, कई बार 75% ब्लैक होता है, ठीक है। तो मेलेनिस्टिक लेपर्ड या फिर ब्लैक पैंथर, जैगुआर, ब्लैक लेपर्ड आप इसको कह सकते हैं। लेपर्ड नॉकटर्नल एनिमल होते हैं, दिन में आपको रेयरली दिखेंगे, रात को शिकार करते हैं, आंखें बहुत तेज होती हैं इनकी। फूड हैबिट्स तो नॉर्मली रहती है इनकी, हॉग, डियर, चीतल, वाइल्ड बोर वगैरह वो सब ये खाता पीता है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल लिस्ट में रखा गया है। साइट्स में इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 में रखा गया, मतलब हाईली प्रोटेक्टेड है इंडिया में लेपर्ड, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बिग कैट्स, ठीक है। 2012 के अंदर यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ब्लैक नेक्ड क्रेन, चीतल, फ्लाइंग स्क्विरल एंड स्नो लेपर्ड, विच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। नेचुरली की बात कर रहा है वो, और ये नहीं कह रहा कि आप इंपोर्ट करके लेके आइए। नेचुरली बताइए जरा कौन सा मिलता है। नीचे 123 ओनली, 1 3 एंड 4 ओनली, 2 एंड 4 ओनली, 1 2 3 एंड 4 ओनली, बताइए तो मजा आएगा। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल पे, और एडिटोरियल बात करता है रैग पिकर्स या जो वेस्ट पिकर्स होते हैं उनकी बात करता है। इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे है बेसिकली आज, अगर आपको शायद नहीं पता हो तो बता देता हूँ। 1 मार्च को इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे होता है। कोलंबिया में 1992 में लार्ज स्केल पे वेस्ट पिकर्स या रैग पिकर्स का मर्डर हुआ, जेनोसाइड हुआ, और जिनको होमेज देने के लिए ये सेलिब्रेट तो क्या मतलब, इसको मनाया जाता है बेसिकली होमेज देने के लिए, ठीक है। तो रैग पिकर्स, वेस्ट पिकर्स एक ऐसी कम्युनिटी है या ऐसी पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है जो यूजली भूल जाते हैं लोग, हाइपर मार्जिनलाइज्ड वर्कर्स होते हैं, समाज के लिए बहुत जरूरी है, इनके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी इनविजिबल है। क्योंकि जो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, उसको रिसाइकिल करना, उसको रीयूज करना और उसको मैनेज करना वेस्ट को, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। हालांकि समाज इनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ये एक गलत बात है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ
एक डिफाइन करता है इनफॉर्मल सेक्टर में जो वेस्ट मैनेजमेंट होते हैं, क्या कहता है? इंडिविजुअल्स और स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस दैट इंटरवीन in waste management without being registered and without being formally charged with providing waste management services। तो ये वो इनफॉर्मल सेक्टर है जो कि वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन ये जो छोटी छोटी फर्म होती हैं, ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। दीज वर्कर्स आर प्राइमरी कलेक्टर्स ऑफ द रिसाइकेबल वेस्ट, है ना, जैसे प्लास्टिक की बोतल वगैरह होगी, ये लोग उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं उनको कलेक्ट करने में, सॉर्ट करने में, ट्रेड करने में, लेकिन उनको रिकग्निशन नहीं मिलती। सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन को फेस करना पड़ता है। रिकग्निशन तो कतई नहीं है, कोई उनको रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है। जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वगैरह होती हैं वहां पे उनका कहीं लेना देना नहीं है, कोई लीगल प्रोटेक्शन उनको नहीं है। तो एक बहुत ही ज्यादा मार्जिनलाइज्ड, लेफ्ट आउट ग्रुप आप इसको कह सकते हो। डेटा क्या कहता है? वैसे तो इंडिया में एज सच हमें कोई इनके लिए स्पेशल, जो वेस्ट पिकर्स होते हैं इनके लिए स्पेशल कोई ऐसा कंसेंसस सेंसस इंडिया में हुआ नहीं है। बट फिर भी ऐसा कहा जाता है कि ये जो इनफॉर्मल वेस्ट इकोनॉमी है, 0.25 to 2% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टोटल की ये पार्ट हो सकते हैं। इनमें से ज्यादा कुछ आपको चिल्ड्रन भी दिखेंगे, एल्डरलीज दिखेंगे, डिसेबल्ड दिखेंगे, वो आपको देखने को मिलता है। अर्बन एरियाज में जो गरीब हैं उनमें सबसे ज्यादा गरीब ये वेस्ट पिकर्स होते हैं। यूजली वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट इनको अनफॉर्चुनेटली सहन करना पड़ता है। टोटल इंडिया की बात करें तो एज पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017-18, अराउंड 1.5 मिलियन वेस्ट पिकर्स इंडिया में हैं। इंडिया की जो टोटल अर्बन वर्कफोर्स है उसके अंदर, जिसमें से अराउंड 500,000 जो है वो वीमेन है। एक दिन में लोग सब लगभग 60 to 90 kg वेस्ट कलेक्ट करते हैं, 8 से 10 घंटे डेली काम करते हैं, हजार्डियस कंडीशंस में काम करते हैं, जिसकी वजह से इनको हेल्थ इश्यूज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। कास्ट का भी यहाँ पे एक रोल आता है। कास्ट हायरार्की में ज़्यादातर देखा गया है कि जो वेस्ट पिकर्स हैं वो बिल्कुल बॉटम पे आते हैं, जिसकी वजह से समाज के अंदर इनका इंटीग्रेशन उतना ज़्यादा नहीं हो पाता। चमड़ी के रोग, जो स्किन रिलेटेड डिसीज होते हैं, रेस्पिरेटरी हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करो, दो जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, वो प्राइवेट सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, राइट, उनके साथ, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर वो क्या करते हैं? प्राइवेट सेक्टर मशीनों का यूज़ करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जिसकी वजह से ये जो रैक पिकर्स हैं वो और ज़्यादा बिल्कुल मार्जिनलाइज हो जाते हैं। और क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो कॉम्पिटिटिव रेट्स पे काम करते हैं, वेस्ट जनरेटर्स से सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे हाउस होल्ड हो गया, बिजनेस हो गए। तो जिसकी वजह से रैक पिकर्स या वेस्ट पिकर्स जो है वो और ज़्यादा लेफ्ट आउट हो जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट जो कंपनीज होती है वो इनको इन्वॉल्व करती नहीं है अपने काम के अंदर। क्योंकि आप इनको इन्वॉल्व करोगे तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, लेकिन वो करवाते नहीं है। तो हम लोगों ने एक रूल बनाया, गवर्नमेंट ने, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जिसके अंदर ये कहा गया कि जो आदमी इंडिया में, जो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में वेस्ट जनरेट करेगी ना, वही उस वेस्ट को कलेक्ट भी करेगी, ऐसा कहा गया। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें वेस्ट पिकर्स के बारे में कुछ खास बात नहीं कही गई है। इनको वहां पे भी लगभग लगभग इग्नोर कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्या होगा? अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो क्या करेंगी? वो बहुत सारा वेस्ट जो जनरेट हुआ था उसको कलेक्ट करेंगी मशीनों के द्वारा या एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो भी है जी। लेकिन उसकी वजह से जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले वेस्ट पिकर्स हैं ना, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। पहले ही कास्ट हायरार्की के हिसाब से, सोशल एम्पावरमेंट के हिसाब से सबसे बॉटम पे थे, अब फिर से रिजेक्ट हो जाएंगे बेचारे। तो और ज्यादा जो है रिजेक्शन इनको हो जाएगा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये ईपीआर गाइडलाइंस के बारे में क्या कहता है? कहता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो ब्रांड ओनर्स हैं, जो इंडस्ट्री है, एसोसिएशंस हैं, सिविल सोसाइटीज हैं, जो सिटीजन हैं खुद, ये सबसे, इन सबसे उन्होंने कंसल्ट किया। जब एनवायरमेंटल
जब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का रूल जब लेके आया गया, तो इन्होंने सबसे कंसल्ट किया, लेकिन इन्होंने रैग पिकर से कंसल्ट नहीं किया। उनकी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने कंसल्ट नहीं किया। तो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है इंडिया में 2016, इसके अंदर रैग पिकर्स जो अर्बन एरियाज में स्पेशली होते हैं, दे आर अगेन इग्नोर्ड, अनफॉर्चुनेटली। तो बहुत जरूरी है इनको इंक्लूड करना, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं यार। 60% जो टोटल प्लास्टिक वेस्ट होता है जो रिसाइकिल हम लोग करते हैं, तो इन्हीं के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मान रहा है इस बात को, लेकिन फिर भी आप इनको कंसल्टेशन में नहीं ले रहे हो। तो उनको लेना चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इशू फेस करते हैं लोग। 27 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक इन्होंने कलेक्ट किया 2016 में। सोच के देखिए, अगर ये नहीं कलेक्ट करते थे, सारे का सारा कहाँ जाता? ये लैंडफिल्स के अंदर जाता, हमारी सोइल, हमारी वाटर को कंटेमिनेट करता, हमारे ओशंस को कंटेमिनेट करता। ये माइक्रो प्लास्टिक बन के हमारे ओशन सिस्टम का पार्ट बन जाता। लेकिन थैंक्स टू दीज वेस्ट पिकर्स, जिन्होंने ये नहीं होने दिया। बट फिर भी, उसके बावजूद भी, गवर्नमेंट जब इस तरह की कोई स्कीम लेके आती है, तो कंसल्टेंसी में ऑलमोस्ट ये सबसे बॉटम पे होता है, प्रायोरिटी इनको नहीं दी जाती है। इंडिया जो है वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में आता है प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करने के मामले में। 52% वर्ल्ड का जो टोटल मिसमैनेज्ड वेस्ट है, वो 12 कंट्रीज करते हैं, जिनमें से इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज। राइट? तो इनको इंक्लूड जरूर करें, इनकी हेल्थ का ध्यान रखें, इनको जो है प्रॉपर कलेक्टिव गियर्स दें। एटलीस्ट इनको आप रजिस्टर तो करिए। अगर किसी की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो उनको कंपनसेशन दीजिए। फॉर्मल सेक्टर के अंदर थोड़ा इनको लेके आइए। इतना तो सरकार कर सकती है, इतना किया भी जाना चाहिए। ठीक है? तो ये इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली कहा गया है। चलिए, तो आई थिंक आज के लिए काफी हो गया हमारा। कल कुछ और मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।